आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी में क्या हुआ, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती थी क्योंकि वो बहुत अजीब घटना था। पर आज उसकी दूसरी शादी थी और इस बार मुझे यकीन था कि वो मेरे बेटे का अच्छे से देखभाल करेगी। मेरा बेटा बहुत अच्छा खासा कमा रहा था और देखने में भी बहुत स्मार्ट था। आकाश मेरा इकलौता बेटा था। सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए किसी को भी उसकी दूसरी शादी अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। जैसे जैसे रात होता जा रहा था, मेरी दिल की धड़कनें उतनी ही बढ़ती जा रही थी और मैं टेंशन ले रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात के बारे में पता था, इसीलिए वो भी मेरी तरह टेंशन में थी। वो बोली, कहीं आज भी वैसा ही हुआ तो फिर क्या होगा? मैं बोली, ऐसी बातें मत करो, मैं पहले से ही टेंशन में हूँ। इस बार सारे रिश्तेदार आए थे। पिछले बार कोरोना के कारण हम इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर पाए थे, इसीलिए बहुत लोग पिछले शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। मेरा बेटा आकाश बहुत खुश था और कोई परेशानी भी नहीं थी क्योंकि उसकी ये पत्नी दूसरी पत्नी से कहीं ज़्यादा सुंदर और कम उम्र की थी। सर्दियों का मौसम था, ज़्यादातर मेहमान घर पर ही रुके थे। नाच गाना हंसी मजाक सब चल रहा था। तभी मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है तो बहुत थक गई होगी। मुझे लगता है कि अभी उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। जेठानी बोली, तुम्हें क्या हो गया है? उनकी अभी अभी तो शादी हुई है और तुम उनकी पहली रात खराब करना चाहती हो? मानती हूँ शादी विवाह में थकावट हो जाती है, चाय वाय पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे और फिर कल सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वो बेचारी थक जाएगी। इस पर मेरी जेठानी ने कहा, आजकल कोई भी इतना नहीं थकता। लड़के लड़कियों को अपनी शादी का बहुत शौक होता है। दुल्हन को अपने बेटे के कमरे में भेज दो। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों ले रही हो। रात के 12 बज गए हैं और सभी रस्में भी हो चुकी है। सब लोग नाच गाकर भी थक चुके हैं। दुल्हन बेचारी अपने कमरे में जाना चाह रही है। मेरी जेठानी तो वैसे ही टांग खींचने में माहिर थी। मेरी जेठानी बड़ी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि उनसे बात विचार कर लूं। लेकिन ये सब बात कहने के बाद उसने मुझे खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी और दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से निकालकर मैं थोड़ी देर के लिए दुल्हन के पास ही बैठ गई और मैं बोली, देखो बेटा, तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो। तुम बहुत ही अच्छी और बहुत धैर्यवान लड़की हो, इसीलिए हम तुम्हें पसंद करके आए थे। बेटा, जब शादी हो जाती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हें पसंद नहीं आती, लेकिन बहू थोड़ा धीरज रखना। उसने कहा, माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ये सब क्या कह रही हैं? तभी मैंने साफ साफ कह दिया कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बातें करता है तो तुम उसकी बातों पर ध्यान मत देना। घर की बातें घर में ही रखना, सुबह मुझे बता देना। मैं तुम्हारी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करूंगी। मेरी बातें सुनकर वो थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने कहा, ठीक है, अगर कोई बात होती है तो मैं आपसे ज़रूर बताऊंगी। अब इस घर की इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैं बहू के कंधे थपथपा कर कमरे से बाहर आई तो देखी कि सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए हैं, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। मेरी आंखों में नींद जरा भी नहीं थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी कि खास सुबह जल्दी हो जाती तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती, लेकिन अभी सिर्फ 2:30 ही बजे थे। मुझे जोरों से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और तभी मैं समझ गई कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद चिल्लाने की आवाज़ें बार बार शुरू हो गई। ये एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ थी। धीरे धीरे सभी मेहमान भी उठने लगे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और बहू पागलों की तरह चिल्लाते हुए बाहर आई। उसे होश भी नहीं था कि उसने दुपट्टा भी नहीं लिया है। वो अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर भागती हुई आई और वो घर को छोड़कर भाग जाना चाहती थी। तभी कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, क्या हुआ बेटा? लेकिन वो बेहोश हो गई थी। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। बेचारी वो किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप भी तुरंत वहाँ पहुँचे और कहने लगे, ये अचानक मेरी बच्ची को क्या हो गया? पता नहीं क्या सलूक किया होगा इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ। वो सब लोग मुझे बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं बेचारी परेशान हॉस्पिटल में इधर से उधर घूम रही थी। मैं जब घर आई
तो अपने बेटे से पूछना चाहती थी इस बार उसने क्या किया है, लेकिन वो कमरे में नहीं था और उसका फ़ोन भी बंद था। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे बहू की चिंता हो रही थी। मेरी बहू घर वापस नहीं आना चाहती थी। वो बहुत ज़्यादा डरी और घबराई हुई थी। मैंने अपनी बहू से बोला कि बेटा, कल सुबह मुंह दिखाई की रस्म है, वो पूरा हो जाएगा तो मायके चली जाना। मेरी बातें सुनकर वो बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में, मैं आपके घर में एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे वहां जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई समाज, ना कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की हूँ और मुझे अपना जिंदगी जीने का पूरा हक है और अब मैं आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मेरी बहू ने फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप लाचार आंखों में आंसू लिए हुए उसे निहार रही थी। खैर, ये तो पहले भी हो चुका था, मेरे बेटे आकाश की पहले शादी में। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था और वो भी शादी के बाद चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भाग गई थी और वो मेरे बेटे की शक्ल भी नहीं देखना चाह रही थी। और अब आकाश की दूसरी शादी में भी ऐसा ही हुआ। लड़की की माँ तो काबू में ही नहीं थी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने, और भी बहुत कुछ। इसमें उसकी क्या गलती थी? आखिर उसकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ गया था। आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि खास आकाश के पापा होते तो मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार बैठी होती। सब लोग आपस में आकाश को लेकर कानाफूसी कर रहे थे। कोई कह रहा था शायद आकाश पागल है, पता नहीं इसने नई दुल्हन के साथ क्या सुलूक किया है कि वो इतना ज़्यादा डर गई थी। जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन मेरे पास तो किसी का कोई जवाब ही नहीं था। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन मैं आकाश को लेकर बहुत ही टेंशन में थी और सोच रही थी कि ऐसी क्या बात है जो दुल्हन शादी की पहली ही रात को भाग जाती थी। मैं एक बार फिर आकाश की शादी करने की सोची और मैंने ठान लिया था कि इस बार मैं सच्चाई जानकर रहूंगी। इस बार मैंने एक गरीब परिवार की लड़की से आकाश की शादी करवा दी। लड़की का नाम ममता था। उसकी 2 छोटी बहनें थी और वो अभी पढ़ाई कर रही थी। इस बार मैंने दुल्हन यानी ममता को पहले ही सारी बातें बता दी थी, कैसे उसकी 2 शादियां टूट गईं। ये सब सुनकर वो घबरा तो गई थी, पर वो बोली, कोई बात नहीं, मैं अपने अंदर साहस और धैर्य रखूंगी। मैंने उसकी दोनों बहनों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी ली थी। शायद वो यही सोचकर बोल रही थी। भले ही गरीब थी, पर बहुत ही संस्कारी और समझदार लगी मुझे। और रात हुआ और इस बार भी वैसा ही हुआ। बहू चिल्लाते हुए बाहर आई और बोली, माँ जी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं अपने घर पर किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे अपने घर से जाने दें। मैं ममता को बोली, ममता, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था और तुम भी मान गई थी, पर ऐसा क्या हुआ जो तुम घर छोड़कर जाने की बातें कर रही हो? ममता मेरी एक ना सुनी और घर चली गई। तब मेरे दिल में एक विचार आया कि मैं ममता बनकर आकाश के कमरे में चली जाती हूँ और सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी कि आखिर क्या बात है। जब आकाश जॉब पर गया था, मैं उसे फ़ोन करके बोल दी, मैं तुम्हारे मामी के घर पर जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम सब अच्छे से रहना और ममता का ख्याल रखना। वो बोला ठीक है। जब वो घर आया तो मैं ममता की साड़ी पहनकर घूंघट में थी। वो आया तो मैं उसे पानी दी और कमरे में सोने गई और घूंघट करके आकाश का इंतज़ार कर रही थी। जब वो अंदर आया तो गेट बंद करके सो गया। अचानक वो उठा और किसी से बातें करने लगा और कहने लगा, देखो पापा, बहू ठीक है ना? आप मेरी शादी में तो नहीं आए, पर हम दोनों को आशीर्वाद तो दीजिए। आप मेरे साथ हमेशा रहना, ऐसे ही। मेरा हाथ खींचकर बोलने लगा कि पापा के पैर छुओ, पर उसके पापा तो थे ही नहीं। उनके गुजरे 2 साल हो गए थे। सामने कोई ना था। मेरा दिल भी रो रहा था आकाश के पापा को याद करके। मैं कमरे से तुरंत बाहर आ गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मुझे रोता देख मेरी बेटी ने पूछा, अंदर क्या हुआ माँ? मैं कुछ भी ना बोली। मैं अपने आप को संभाली और सारी बातें डॉक्टर से बताई। डॉक्टर ने बोला, आकाश के दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। शायद ऐसा इसीलिए हो कि वो अपने पापा के ज़्यादा करीब हो और वो आज भी यही सोच रहा है कि उसके पापा उसके साथ हैं।
डॉक्टर ने कहा घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये 1 महीने की दवाई है, उसे रोजाना खिलाइए और साथ ही उसे प्यार की ज़रूरत है तो उसके साथ समय बिताइए। मैं डॉक्टर से मिलकर दवाइयाँ लेकर घर आई और बहू को फ़ोन करके ममता को अपने पास बुला ली और उसे सारी बात बताई। मैं बोली, तुम डरो मत, जब तक आकाश ठीक नहीं होता तुम मेरे साथ सोना। फिर हम लोग उसे 1 महीने अच्छे से समय पर दवाइयाँ दिए और उसे बाहर घुमाने ले गए। अचानक 1 महीने बाद उसमें बदलाव आने लगा और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो ममता को चाहने लगा है। ममता कहीं भी जाती तो उसकी निगाहें ममता को ढूंढती। अब मैंने ममता से कहा, अब तुम्हें एक और कदम उठाना है और फिर तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। वो बोली, माँ जी मैं कुछ समझी नहीं। मैं बोली, अब तुम आकाश के कमरे में सोने जाओ और डरो नहीं, गेट खुला रखना। अगर कुछ भी हुआ तो तुरंत मेरे पास आ जाना। वो मान गई और सोने गई। मैं गेट के बाहर ही खड़ी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। अचानक थोड़ी देर बाद उनकी बातें करने की आवाज़ आई, पर प्यार की। मैं खुश होकर अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। अब मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई थी आकाश की ज़िंदगी को लेकर। सुबह हुआ तो मैं किचन में पानी लेने गई तो देखी ममता किचन में काम कर रही थी। ममता बहुत खुश थी। मैंने ममता को आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागन रहो और ऐसे ही खुश रहो। अब बस मैं भगवान से यही दुआ कर रही थी, भगवान आप अपनी कृपा मेरे घर पर बनाए रखना। दोस्तों, अगर कोई परेशान या बीमार या डिप्रेशन का शिकार है तो उसे बात करें, उसके साथ समय बिताएं। आखिर उसको भी आपके समय, आपके साथ और आपके प्यार की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।